नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। मैं हूं पंकज उत्पल। दोस्तों, पिछली क्लास में हिंदी साहित्य की हम लोगों ने देखा था पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की थी वो था आपका प्लेटो के बारे में और उसके शिष्य अरस्तु के बारे में। हम लोगों ने प्लेटो के बारे में अनुकरण सिद्धांत समझा था उसका, और जब हम लोग अरस्तु पे पहुंचे तो उसका अनुकरण सिद्धांत भी देखा था। दूसरी चीज़ जो हमने समझी थी अरस्तु के बारे में, अनुकरण के साथ साथ उसका विवेचन सिद्धांत भी देखा था, और त्रासदी विवेचन भी हम लोगों ने अरस्तु का समझा था, जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी, जिसके बारे में हम लोगों ने मोटा माटी समझा था। हम लोग आज उससे आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा से आगे बढ़ने उससे पहले हम लोग क्या है, पीछे की तरफ एक बार रिवर्स भी चेक कर लेते हैं। देखिए, जो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत था वो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत था, दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस था, जो कि मैंने आपको बताया था। जहाँ प्लेटो क्या था, आदर्शवादी था, आइडियलिस्टिक था, वहीं अरस्तु इस मामले में थोड़ा सा उससे भिन्न था। कैसे भिन्न था वो हम लोगों ने समझा था पिछली क्लास में। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या थी, जो अरस्तु था उससे आगे बढ़ता है और ट्रेजेडी का सिद्धांत उसके लिए आता है। ट्रेजेडी के बाद वो आगे बात करता है किसके बारे में, विरेचन के बारे में, भावों के विरेचन के बारे में। इसके बाद जब अरस्तु का टाइम पीरियड खत्म होता है तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जिस हस्ताक्षर की सबसे ज़्यादा बात होती है वो है आपका लोजाइनस। दूसरी से तीसरी शताब्दी के आसपास दिखता है, और उसके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे भी। दूसरी, हम लोग आज इस क्लास में जो चर्चा करने वाले हैं, दो पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो आपका क्या नाम है, यही लोजानस को उदात्तवाद है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जब आप इधर 16वीं 17वीं शताब्दी में आ जाते हैं तो आप एक स्वच्छतावाद का नाम सुनते होंगे, रोमांटिसिज्म, उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, लोजाइनस का जो उदात्तवाद है वह अपने आप में काफ़ी विस्तृत है, और पूर्व में जो उनके साहित्यकार हुए, जो भी काव्य आलोचक हुए, उनसे काफ़ी डिफरेंट भी है। कई मामलों में अपने आप को अलग स्थापित भी करता है। अपने आप को अलग स्थापित कैसे करता है वो हम लोग जानते हैं, देखते हैं। देखिए, जो उदात्तवाद था, जो लोजाइनस की पुस्तक है पेरी इप्सुस, ठीक है, जिसको अंग्रेजी जो अनुवाद है अंध सबलाइम के नाम से हुआ। औदात्यवाद पेरिप्सुस का मतलब ही होता है औदात या उच्च विचार वाला। वैसे सबलाइम का मतलब होता है उदात्त, ठीक है। तो जो आपका लोजाइनस था, ये जो पूर्व में चली आ रही जो काव्य विसंगतियाँ थी उनको एक नए तरीके से परिभाषित करने का प्रयास करता है। और जहाँ अरस्तु ने क्या किया था कि आपका काव्य का अनुकरणशील माना था, और कवि की जो आत्म अभिव्यंजना होती है, जो उसकी खुद की जो कलाकृतियाँ होती है, खुद की जो शिक्षा, मतलब जो भी सीख होती है, जो खुद का भाव होता है, उसको क्या उसने साइड लाइन कर दिया था। तो जो आपके लोजाइनस होते हैं, कवि को उसको बीच में प्रतिस्थापित करते हैं, और बताते ये हैं कि जो कवि है वो उदात्त भावों के आधार पर ही किसी रचना की रचना करता है। तो ये उदात्त मूल आते हैं। और इस चैप्टर में जो चर्चा हुई है उसके लिए उन्होंने कई सारे तत्वों के बारे में बताया है कि किसी भी रचना के लिए उदात्तवादी रचना के लिए किन मूल्यों का होना जरूरी है। पहले तो आपके अंदर जो भाव हैं वो कैसे होने चाहिए, वो महान विचारोद्भावना की क्षमता होनी चाहिए, विचार महान भावों से रचना की जानी चाहिए। दूसरी क्या है कि जो भी आपकी आवेश हो वो मतलब विचारोद्भव आवेश के आधार पर लिखा जाना चाहिए। जो भी है कि आपके अंदर उदात्त मूल्यों के जो आवेश हैं उनके आधार पर रचना की जानी चाहिए। एक 5 तत्व बेसिकली उन्होंने बताए थे। तीसरा तत्व इनका क्या था, अलंकार जो नियोजन हो वो बहुत ही सुव्यवस्थित होना चाहिए, और मतलब आवश्यक हो तो ही इस्तेमाल किया जाए, अनावश्यक तरीके से अलंकारों का इस्तेमाल ना किया जाए। शब्दाडंबरों वगैरह से बड़ा, मतलब चौथा तत्व इन्होंने बताया कि जो शब्दों का प्रयोग बहुत अनुचित तरीके से होता है, कुछ भी कहीं पर भी चेप देना, तो वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और उनसे क्या है बचना चाहिए। शब्दाडंबर
आपके रचना को क्या है खराब करते हैं, जो कि पूर्ण पिछले कुछ समय से चले आ रहे थे और बहुत ही ऐसे तरीके से रचना की जा रही थी, मतलब कि विचारोत्तेजक तो हो, परंतु क्या है कि कुछ भी उसमें घेच पेच कर देना, ऐसे शब्दों से क्या है आपको बचना चाहिए। और मतलब वही उत्कृष्ट भाषा शैली जिसको बोल सकते हैं। और इसके साथ क्या होना चाहिए, गरिमामय रचना विधान होना चाहिए, एक गरिमापूर्ण तरीके से किसी भी रचना की रचना की जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और तो दोस्तों ये आपका उदात्तवाद से एक बात क्लियर हो गई कि उन्होंने क्या उनका मंतव्य था, और जो उनके 5 पॉइंट थे वो भी हम लोगों ने समझ लिए। उन्होंने बताया कि किसी भी रचना में क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है। इनकी एक चीज़ और अलग थी, किससे अलग थी आपके अरस्तु और प्लेटो से, जहाँ उन्होंने काव्य को या कवि को उपदेशात्मक माना था, अर्थात उसका उद्देश्य क्या है, उपदेशात्मक था और आनंद था। वहीं जो आपके लोजाइनस थे उन्होंने काव्य का प्रयोजन इससे थोड़ा डिफर किया और उसको आनंद अनुभूत की ओर ले गए। ये चीज़ उनको पिछले जो भी रचनाकार थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट करती है। और लोजाइनस ने कुछ चीज़ों को काव्य के लिए सही नहीं माना, जैसे शब्दाडंबर, जैसा मैंने पहले बताया, और कुछ कर्णकटु शब्दों का प्रयोग हो गया, ग्राम्य शब्दावलियों का प्रयोग हो गया, और अतिरंजित अलंकारों का प्रयोग उन्होंने काव्य के लिए अवांछनीय माना। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें थी जो क्या है लोजाइनस ने काव्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानी। और जैसा कि मैंने बताया कि इनके लिए क्या उदात्त विचार महत्वपूर्ण है, उदात्त विचारों के साथ क्या है भावपूर्ण वर्णन महत्वपूर्ण हो जाता है, अलंकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, गरिमापूर्ण भाषा महत्वपूर्ण हो जाती है, और रचना विधान भी इनके लिए मैटर करता है। तो ये लोजाइनस का उदात्तवाद हो गया, और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स सब लोगों ने जान लिए। और ये किस शताब्दी में आते हैं, ये आपका दूसरी तीसरी शताब्दी में आते हैं। और क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है आपके एग्जाम में कि उदात्तवाद का संबंध किससे है। पूछ लिया जाता है लोजाइनस की पुस्तक का नाम क्या है, पूछ लिया जाता है ऑन द सबलाइम किसकी पुस्तक है, और या पेरिप्सू करके पूछ लिया जाता है, पेरिप्सूस। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, सबलाइम SUBLIME, सबलाइम का अर्थ मतलब क्या होता है, उदात्त। ये कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या हम लोग पढ़ना है, अब हम लोग समझेंगे स्वच्छंदावाद के बारे में, रोमांटिसिज्म के बारे में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन था, जिसका प्रभाव कहाँ तक, आप जब हिंदी काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं आगे या आधुनिक हिंदी कविता को देखते हैं तो उस पर भी इसका प्रभाव दिखता है। और इस स्वच्छंदावाद जिसको आप लोग देखते हैं, जिसकी काफ़ी चर्चा होती है, और हिंदी काव्य शास्त्रियों ने भी इसकी काफ़ी चर्चा की हो, चाहे वो डॉक्टर नागेंद्र हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, या और कोई हो, या गणपत चंद्रगुप्त हो, या अन्य लोगों ने भी क्या है इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं की हैं। और उसके कई प्रभाव भारतीय रचना से में देखा है। छायावाद के बारे में कई सारे तर्क वितर्क हुए हैं कि ये स्वच्छतावाद का पूरक है या नहीं है, इस तरह की क्या है चर्चाएं हुई हैं। तो दोस्तों स्वच्छतावाद की शुरुआत कब से मानी जाती है, सबसे पहली चीज़ तो ये जानना जरूरी है। देखिए स्वच्छतावाद की जो शुरुआत मानी जाती है वो आपकी लिरिकल बैलेट से मानी जाती है। किसकी पुस्तक है ये, आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की पुस्तक है, और ये कब प्रकाशित हुई, 1798 ईस्वी में। और इससे माना जाता है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में स्वच्छतावाद का जन्म होता है। तो ये अपने आप में एक नया काव्य आंदोलन था, जिसने क्या किया, जो पुरानी रूढ़ियाँ थी उनको क्या है तोड़ने की कोशिश की, और जो क्या है कि जो बनी बनाए धारणाएं थी उनको क्या है एक नए अर्थों में प्रयास किया आपके सामने रखने की। इसमें कई सारे लोगों का नाम निकल के आता है, जैसे शैली का नाम हो गया, कीट्स का नाम हो गया, बायरन हो गए, कापर हो गए, इन सब का नाम, सायरन नहीं बायरन, और कापर, ठीक है, इन सब के नाम निकल के आते हैं। तो ये आपको क्या है याद रखने हैं। और पूछा जा सकता है स्वच्छतावाद से संबंधित प्रमुख कवियों का या रचनाकारों का नाम बताइए। ये लगभग 20 से 30 साल चला, 2-3-4 दशकों तक ये आंदोलन बहुत ही मतलब प्रखर रूप से आपको पाश्चात्य काव्य दुनिया में देखने के लिए मिल जाता है। और ये अपने आप में नया कैसे था, इसमें क्या हुआ कि
पहली बार जो रचनाकार की आत्मानुभूति होती है उसको क्या है विशेष महत्व दिया। इससे पहले जो भी था वो अनुकरणशीलता चली मानी जा रही थी कि अनुकरण करके ही क्या है रचना लिखी जाती है। तो इन्होंने क्या किया, आत्मानुभूति को महत्व दिया और ये माना कि जो भी रचनाकार होता है उसकी आत्मानुभूति की विशेष महत्व होता है और उसके पीछे क्या उसकी प्रेरणा वगैरह भी काम कर रही होती है। ठीक है, और अगर बात की जाए इसे कुछ की पॉइंट्स की जो आपको देखने के लिए मिलेगा स्वतंत्रतावाद में, वो क्या है, पहला तो आत्मानुभूति हो जाएगा और इन्होंने क्या है कि जो रचनाकार की कल्पना है उसको भी विशेष महत्व दिया और ये माना कि कोई भी रचनाकार होता है कल्पना के दायरे में ही किसी रचना को रचता है। तो ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन लोगों ने प्रकट चित्रण को भी विशेष महत्व दिया। प्रकट चित्रण का विशेष महत्व से तात्पर्य क्या है कि इनकी रचनाओं में प्रकृति का विशेष तरीके से वर्णन हुआ। जैसे जब आप लोग छायावाद पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको क्या है प्रकृति चित्रण देखने के लिए मिलता है, काफ़ी अच्छे से प्रकृति आती है और प्रकृति क्या है मतलब पूरे आपको छायावाद में छाई छाई ही दिखती है। ठीक है, और जिन्होंने क्या किया है जो उदात्त मानवतावादी मूल्य हैं उनको प्रतिस्थापित करने की क्या है कोशिश की, किसने, आपका जो स्वच्छंदतावादी काव्य था। ठीक है, ये इनकी जो काव्य शैली थी उसमें इस तरह को मूल्यों को काफ़ी जगह दी गई और इनकी रचनाओं में क्या है जो परंपरागत से चली आ रही रूढ़ियाँ थी उनको तोड़ने का प्रयास किया गया और ये माना गया कि उनसे हटकर भी रचनाएं की जानी चाहिए। अर्थात क्या है कि जब ये रूढ़ियों को कल्पना को महत्व दिया गया तो इसमें क्या हो गई, मौलिकता आई। मौलिकता से तात्पर्य यह है कि मौलिकता या मानवीयता आप समझिए इसको, और आई और इसमें एक प्रकार की मौलिकता के साथ क्या है नवीनता आपको देखने के लिए मिलती है। हमने जब आपको अरस्तु के बारे में बताया था तो बताया था कि अरस्तु किसकी प्रतिस्थापना करता है, वो प्रतिस्थापना शिव सुंदर की जगह किसको प्रतिस्थापित करता है, शिव को। लेकिन जब ये स्वच्छंदतावादी आचार्य आते हैं ये लोग क्या करते हैं, सुंदर की प्रतिस्थापना करते हैं किसकी जगह पर, शिव की। और इनके काव्य की विशेषता क्या रहती है, प्रतीक बहुल रहते हैं, अर्थात इनके काव्य में आपको प्रतीक बहुत सारे नए नए प्रतीक देखने के लिए मिल जाएंगे। और इनका सबसे जो ज़्यादा प्रयोग था वो भाषा को लेकर था, भाषा शैली को लेकर। इन्होंने माना कि जो शुरुआती रचनाएं थी, जो प्राचीन रचनाएं थी वो क्या है सरल भाषाएं में लिखी गई थी, लेकिन जो बीच में क्या है कवियों ने क्या किया कि भाषा को बहुत ही क्लिष्ट बना दिया, ये कर दिया नागरी कर दिया, बहुत शहरी कर दिया, जिसमें क्या है कि जो उसका ग्रामीण कटाव था, जो प्रकृति से जुड़ा था वो कट गया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भाषा होनी चाहिए वो सरल स्वाभाविक भाषा शैली होनी चाहिए, अर्थात जो वो ऐसी ग्रामीण भाषा होनी चाहिए जो कि प्रकृति के नज़दीक रहती है। इसलिए क्या है उन्होंने ग्रामीण भाषा को आपके सामने रखने की कोशिश की और उसको विशेष महत्व दिया। और इन्होंने मानसिक और नैतिक रूप से क्या है जो रचना को की जो कवि रचना कर रहा होता है उसका जो एक पक्ष माना वो क्या है, केवल आनंद नहीं अपितु किसी भी इंसान का मानसिक और नैतिक रूप से क्या है उसका स्थापना करने की भी कोशिश की। और इसको लेकर हिंदी साहित्य में भी काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हुए और कई लोगों ने कहा कि जो आपका छायावाद है आपका 1918 से 1936 वाला, ये क्या है कि यही जो आपका स्वच्छंदतावाद का पूरक है, ये स्वच्छतावाद ही है, आ गया है। तो कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ लोग इसके विपक्ष में थे। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े नाम है इस दिशा में, जो कि स्वच्छंदतावाद के काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि छायावाद को स्वच्छंदतावाद नहीं कहा जा सकता और उसके लिए उन्होंने रहस्यवाद शब्द ही सही माना। और डॉक्टर नागेंद्र भी कुछ ऐसा ही प्रतिस्थापित करते हैं और वो कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद नहीं कहा जाना चाहिए इसको, इसके लिए छायावाद ही नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन और डॉक्टर प्रेम शंकर जैसे नाम भी हैं जो क्या कहते हैं, जो छायावाद को क्या है आप को स्वच्छंदतावाद के साथ कंपेरिजन करते हैं और उसको महत्व देने की कोशिश करते हैं। आचार्य दुलारे वाजपेयी क्या है इसमें छायावाद की बृहत्तरी की बात करते हैं और सब चीज़ें देखते हैं। देखिए क्या कारण क्या था कि छायावाद को स्वच्छंदतावाद के साथ जोड़ा गया, उसके कारण ये थे कि उसमें आपको कल्पनाशीलता देखने मिल जाएगी, आपको प्रकट चित्रण देखने के लिए मिल जाएगा, उदात्त मानवतावादी मूल्य देखने के लिए मिल जाएंगे, परंपराओं और रूढ़ियों को की मतलब टूटन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, शिव की प्रतिस्थापना उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और जो आपकी सुमित्रानंदन पंत की पल्लव है उसको क्या है कि ये माना जाता है कि ये स्वच्छंदतावाद या छायावाद का क्या है मुख्य पृष्ठ है या मेन रचना है, या जो इसका क्या बोलते हैं चुनाव से पहले क्या आ जाता है आपका घोषणा पत्र है। ठीक है,
तो और अगर बात की जाए कि हिंदी के प्रथम स्वच्छतावादी कवि कौन है, तो आपको इसके लिए श्रीधर पाठक का नाम याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ स्वच्छतावाद के बारे में बातें हो गई जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सूचनावाद क्या था, इसकी शुरुआत किसने की, आपकी शुरुआत किसने की। आपने इसकी शुरुआत होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना लिरिकल बैलेट के साथ, और 1798 में आती है। और ये लगभग 2 से 3 दशकों तक काफ़ी काव्य में हावी रहा। और इसमें क्या क्या चीज़ें थी, कैसे आत्मानुभूति को उसमें महत्व प्रदान किया गया, कैसे उस भाषा शैली को महत्व दिया गया जो कि प्रकृति के समीप है, और कैसे मौलिकता का समावेश इसमें होता है, और किस प्रकार से ये भारतीय छायावाद से डिफरेंट है। उन सब चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये दोनों चीज़ समझ में आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और क्या है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे चलेंगे और टी.एस. इलियट के बारे में देखेंगे, उनका निर्व्यक्तिकता सिद्धांत देखेंगे, अन्य चीज़ों के बारे में सोचेंगे, उत्तराधुनिकता क्या है, आधुनिकता क्या है, प्रतीक, बिंब, इन सब के बारे में हम लोग क्या है अभी विस्तृत चर्चा करेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।